जितने भी एल्केन्स आएंगे वो हमारे पास सॉलिड होंगे, और कैसे सॉलिड होंगे, वैक्सी सॉलिड, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें से पूछा जाता है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन स्टेट, ऐसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो पूछे CH4 या C3H7, इस तरीके से कई ऑप्शन देगा। तो गैसियस क्या होंगे, 1 से 4 तक गैस हैं, फिर 5 से 17 तक लिक्विड, उसके ऊपर सब हमारे सॉलिड आ जाएंगे। अच्छा, इस टॉपिक से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है, सिंपल याद रखो, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर हम लोग ले लें मीथेन ले लें और दूसरा हम लोग इथेन ले लें, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। क्लियर। तो लिखा है जनरली हैव लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, अगर कंपेयर किया जाए, मतलब एल्केन लें और एल्काइन लें अगर हम लोग, तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं और उनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। फिर यहाँ मेन पॉइंट कह रहा है इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस मॉलिक नंबर ऑफ कार्बन, मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करना। कार्बन इंक्रीज करने से मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करे। ठीक है, जैसे मान लो दिया है CH4, फिर दे दे C2H6, फिर दे दे C3H8, तो कार्बन इंक्रीज हो रहा मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करेगा। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या, कि मान लो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन के हैं, सेम मान लो अभी तो बताया नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। बट कह रहे हैं इफ सेम मॉलिक्यूलर मास, मान लो अगर सेम मॉलिक्यूलर मास आ रहा है हमारे पास C5H12, अब इसके आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स, तब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो लेस सब्स्टिट्यूएंट है मोर बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल ऐसे याद रखो, जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे ये पेंटेन में ये एन पेंटेन है, फिर आइसोपेंटेन आ रहा है, फिर नियोपेंटेन आ रहा है, तो एन पेंटेन वाले का हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मॉलिक बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। जैसे इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का, फर्स्ट का, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं आ रही। इसमें किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का, यानी कि अगर ब्रांचिंग है तो सिंपल याद रखो, लेस ब्रांचिंग मोर बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ब्रांचिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो ये बता रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन एल्केन आर लेस देन स्ट्रेट चेन। मेल्टिंग पॉइंट में ये मेन क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से ही पूछा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में कह रहे हैं कोई रेगुलर ऐसा कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है कि कार्बन इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगा या घटेगा, बस थोड़ा सा ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जगह C2H, ये इवन नंबर हो गया। ठीक है, और जैसे ऑड नंबर वाला ले लें C3H8 ले लें, तो इवन वाले का ज्यादा होगा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इवन वाला सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करता है। मेन जो यहाँ रूल बताया गया वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिक्स है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई जनरलाइजेशन नहीं है। बट फिर भी ये बता रहे हैं कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन होंगे दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर वाला हमारा क्या होता है, कुछ सिमेट्रिकल होता है, जैसे ये दिया है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह की वजह से हमारे पास इवन वाले का ज्यादा होता है। सॉल्बिलिटी की बात करें तो एल्केन हमारे क्या होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं, they are non-polar, so they are insoluble in water but soluble in non-polar solvent। जैसे आपने पढ़ा भी सॉल्यूशन चैप्टर में कि पोलर लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में। तो वाटर हमारा कैसा होता है, वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एल्केन्स के हमारे पास वो कैसे होते हैं, एल्केन हमारे नॉन पोलर होते हैं, एल्केन्स हमारे नॉन पोलर हैं, और वाटर हमारा कैसा है, पोलर है, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो किसमें सॉल्युबल होगा, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, Cl4 हो गया, में डेंसिटी का मतलब कह रहे हैं लाइटर वाटर से कम होता है, इसीलिए वाटर इनसॉल्युबल, नहीं तो वाटर से कम है। और डेंसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी कह रहे हैं डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्बिलिटी का मतलब ये है, वाटर की बात करें सॉल्बिलिटी वाटर पे देखेंगे,
तो वाटर में दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर हमारा पोलर नेचर का होता है, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस यहाँ पर आता है, सिंपल बॉन्डिंग पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब ये कैसा है, पोलर है। और दूसरा, वाटर में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो जो भी हम लोग सोल्यूट देख रहे हैं वाटर में सॉल्युबल, अगर उसमें दोनों चीजें आ रही हैं, मतलब कि उसमें हमारे पास पोलर करेक्टर भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। ठीक है। जैसे बात की जाए एच एफ की, एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और एच एफ पोलर भी है, तो एच एफ क्या होगा, वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया। ठीक। दो में से कोई अगर एक है, या तो वो पोलर हो या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे HCl की बात करें तो HCl पोलर तो है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होगा। और अगर दोनों में से कोई करेक्टर नहीं आ रहा तो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर। एक होता है फुल्ली सॉल्युबल, एक होता है पार्शियली सॉल्युबल, और एक होता है इनसॉल्युबल। वाटर में देख रहे हैं, तो जिस सॉल्यूट में हमारे पास पोलर भी हो और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। जिस सॉल्यूट में दो में से कोई एक हो, या तो वो पोलर हो और या फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो पार्शियली सॉल्युबल होगा। और अगर दोनों ही नहीं, ना तो पोलर है ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर। तो कह रहे हैं कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON के बीच में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी FON के बीच में है, तो ये वाटर में कैसा होगा, इनसॉल्युबल। क्लियर। कर लेंगे। ठीक, तो इसमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेचर वाला रेयर पूछ लेता है, ज्यादा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट में बनेंगे, कि अरेंज ऑर्डर में आ जाएगा, या ऐसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे एल्केन्स है, वैसे तो ये सेचुरेटेड है, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, बट कुछ कैटलिस्ट में लेने पर हमारे पास ये रिएक्शन कर जाते हैं। तो हम लोग इसे देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन ये देते हैं। हम्म। सबसे पहले कंबशन, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। ठीक। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले हम लोग, वैसे हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया बट इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हम ट्रिक बता देंगे, अपने आप आ जाएगा। कोई भी आप हाइड्रोकार्बन लो, और अगर उसको हम लोग हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कंपोनेंट का ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है H2O। क्लियर। मान लो हम लोग ले लें यहाँ पर प्रोपेन C3H8 ले लें, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा CO2, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा हमारा H2O। प्रोडक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं पूछता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछता है ऑक्सीजन के। तो पहली वाली रिएक्शन अगर देखा जाए, तो कार्बन कितने, एक, तो ये एक बनेगा, हाइड्रोजन के 2 बनेगा, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितने आ गए, 4 आ गए। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2H2O आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर सेकेंड रिएक्शन में देखा जाए, तो यहाँ कार्बन कितने आ रहे हैं, 3, यानी कि यहाँ 3CO2 बनेंगे, 3CO2 बनेंगे। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन 8 आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वाटर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो प्रोडक्ट साइड में कितने आ रहे हैं, 3 2 जा 6 और 4 10 आ रहे हैं। तो 10 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख लो, या 10/2 करके लिख लो, दोनों चीजें सेम आ जाएंगी। क्लियर। तो इसके ऑक्सीजन के नंबर वो पूछता है एग्जाम में, कि हाउ मेनी ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर कम्बशन ऑफ दिस। खैर, जनरल बना के इसको अगर याद रख सकते हैं तो याद रखो, यहाँ बन गए उसे बैलेंस सकते हो। हाँ। कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इसी को बर्न की कंबशन है। ठीक। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीजन को ऐड करा रहे हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंस है। मतलब किसी चीज को पूरा जला दिया जाए। अच्छा। अब सही है। तो कंबशन का मतलब ये है कि ऑक्स अच्छा। हम्म,
आवाज आ गई है? सेम रिएक्टेंट ले रहे हैं हम लोग, मीथेन। अगर मीथेन को हम लोग हीट रिएक्ट करा रहे हैं, हाँ रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल दे रहा है। मीथेन ही है, कॉपर की प्रेजेंस में अगर करा रहे हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या दे रहा है, अल्कोहल। लेकिन अगर उसी मीथेन में हम लोग क्या डाल दें, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड डाल दें, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट सेम है, डिपेंड करेगा। दूध है आपके पास, चाय पत्ती डाल दो तो चाय बन जाएगी, उसी दूध में कॉफी डाल दो तो कॉफी बन जाएगी। वैसे ही यहाँ रिएक्टेंट मीथेन सेम, अगर कॉपर की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं देन दिस गिव अल्कोहल, और अगर हम लोग मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं देन दिस गिव फॉर्मेल्डिहाइड। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? फिर कह रहे हैं अगर हम लोग एल्केन को क्या करा दें, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करा दें, देन दिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको जनरलाइज कर चाहते हैं तो कुछ ऐसे कर लो कि ये ले लिया एल्केन, अगर कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, अल्कोहल देगा, जितने कार्बन का एल्केन होगा। अगर हम लोग इसको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे देन दिस गिव एल्डिहाइड, डिपेंड करेगा कार्बन पर। और अगर हम लोग इसको Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे देन दिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों रिएक्शन क्लियर हुई? अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में पूछी गई थी। कह रहे हैं ऐसा एल्केन जिसमें टर्शरी कार्बन हो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा था हम लोगों ने कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, कार्बेनाइंस में, या अमाइंस में भी पढ़ा था, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, एल्कोहल में पढ़ा था। तो ऐसा एल्केन जिसमें टर्शरी कार्बन हो, अगर उसको हम लोग एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट कराते हैं तो टर्शरी वाला कार्बन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, एंड रिमेनिंग एज इट इज। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, जे में पूछी गई है कई बार। एल्केन विच हैव टर्शरी कार्बन ट्रीटेड विद एल्कलाइन KMnO4, देन टर्शरी कार्बन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। टर्शरी वाले कार्बन में क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा जाकर के। क्लियर? मान लो ऐसे दिया है, यहाँ एच कर लें, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो ये वाला कार्बन टर्शरी है। तो अगर इसको हम लोग एल्कलाइन KMnO4 से कराएंगे तो ये बाकी चीजें हमारी एज इट इज रहेंगी, ये सिर्फ बस यहाँ OH आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंट केस, इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, बट इम्पोर्टेंट है। फिर अब थोड़ी सी जनरल रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको वाटर के साथ में ट्रीट करा दें, मतलब कि स्टीम के साथ में करा दें, तो क्या होगा, कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास निकल जाएगा अलग से, केवल कार्बन का ऑक्साइड बन रहा है। जैसे CH4 लिया है, CH4 को स्टीम से रिएक्शन कराया Al2O3 पे, तो कार्बन का मोनोऑक्साइड बन गया, बाकी हाइड्रोजन। तो सिंपल ऐसे समझो कि इससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, जो एल्केन होगा उससे हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अगर हम लोग कोई भी एल्केन लें, जैसे ब्यूटेन है, अगर AlCl3 से ट्रीट कराएंगे तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, उसी का आइसोमर बन जाएगा। जैसे N ब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा, आइसोब्यूटेन है तो कुछ नियो वगैरह बन जाएगा, यानी कि उसका अगला आइसोमर बन जाएगा, अगला चेन आइसोमर बन जाएगा। क्लियर? तो आइसोमर बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बेंजीन की प्रिपरेशन में भी है, क्या है कि अगर हम लोग एन हेक्सेन ले लें, एन हेक्सेन का मतलब क्या होगा, नो ब्रांचिंग स्ट्रेट चेन। इसको क्रोमियम के ऑक्साइड से या वेनेडियम के ऑक्साइड से या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड में हीट करा दें, देन दिस कन्वर्ट इनटू बेंजीन, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी H2 हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। ये ओपन चेन कंपाउंड है, जो बना है वो क्या बना है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। पूछी गई रिएक्शन क्या है, एन हेक्सेन ले रहे हैं, एन हेक्सेन को हम लोगों ने Cr क्रोमियम के ऑक्साइड, वेनेडियम या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड में हीट करेंगे, देन दिस कन्वर्टिंग टू बेंजीन। तो अगर मान लो यहाँ पर हम लोग एन हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन लेते तब क्या बनता, मान लो अगर ये लेते तो, हाँ यानी कि 6 का तो बेंजीन बन जाता, बाकी जो 7th वाला बचा है उसका हमारा ये बन जाता, यानी कि टोलुइन बन जाता।
क्लियर हुआ? तो ये हेप्टेन और हेक्सेन दोनों का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को ऐसे समझो जैसे आपके हाथ में कोई कांच का गिलास, उसको फेंक दो, ठीक है, तो जब वो टूटेगा तो उसके जितने पीसेस होंगे वो इक्वल साइज के नहीं होंगे। मे बी कुछ पीसेस सेम साइज के आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे डिफरेंट साइज। वैसे यहाँ कि अगर आप कोई लार्ज नंबर ऑफ कार्बन का आप अगर कोई भी एल्केन लेते हो, उसको हीट करते हैं, तो क्या होगा, पहले वो अपने एल्केन में फिर एल्कीन या एल्काइन में ब्रेक होना शुरू कर देगा। इसको पायरोलिसिस भी बोलते हैं या क्रैकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे देखो, ये पेंटेन है, तो पेंटेन को हीट करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन निकल के एल्केन बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक कार्बन का एल्केन बाकी के एल्कीन बन जाए, या दो कार्बन का एल्केन बाकी के एल्कीन बन जाए। जैसे मान लो ये दिया है, इसको अगर हीट करा दे हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकाल कर ये अपने करस्पॉन्डिंग एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जितने कार्बन उसमें से एक कार्बन का एल्केन बन जाए, बाकी बचे कार्बन का हमारा एल्कीन बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि दो कार्बन का एल्केन बन जाए, बाकी रिमेनिंग के हमारे पास एल्कीन बन जाए। या फिर तीन कार्बन का एल्केन बन जाए और रिमेनिंग कार्बन की हमारी एल्कीन बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जितने भी हैं सबको जोड़ दो यही आएगा। जैसे इनको दोनों को ऐड किया जाए तो C4 आएगा, इनको ऐड किया जाए तो भी सेम आएगा। क्लियर हुआ? तो इस रिएक्शन को कन्वर्जन में नहीं यूज किया जा सकता है। मतलब अगर आप सोचो कि पेंटेन से पेंटीन बनाना है, ये रिएक्शन यूज कर ले, नहीं यूज कर। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर? तो इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग रिएक्शन या पायरोलिसिस बोलते हैं। तो पायरोलिसिस में क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। पायरोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, गिवन एल्केन को हाई टेम्परेचर पर हीट कराते हैं तो वो ब्रेक होने लगता है। क्लियर है? अब वो मल्टीपल कुछ भी बन सकते, हो सकता है पहले वाले में ये एल्कीन ना बने, या एल्कीन बन गया दूसरा, यहाँ ये भी बन सकता है कि और हाइड्रोजन रिलीज करा कर ये हमारा ये सॉरी एल्काइन बना दे। ये भी बन सकता है। तो मल्टीपल कुछ भी बन सकते हैं यहाँ पर। या जैसे सेकंड वाले हमने एल्केन एल्कीन लिया, हो सकता है एल्केन भी बन जाए हमारा, और एल्कीन भी बन जाए हमारे पास ऐसे, और बाकी बचेगा हमारे पास एल्काइन भी बन जाए। ये भी बन सकता है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते। नहीं, चार कार्बन के एल्कीन नहीं बनाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ रोक दिया, इसके बाद में रोक दिया। एल्कीन मिनिमम का ही बनेगा, वो ब्रेक होकर हाँ, एल्केन मिनिमम का बनेगा, बाकी एल्कीन और एल्काइन बन सकते हैं। ठीक है। तो ये पेज नंबर 8 तक आप एल्केन वाले को रिवाइज करके रखना कल। तो कल अभी ये फिनिश हो जाएगा तो कल हम इसी के क्वेश्चन कराएंगे आपको, एल्केन के। फिर एल्कीन स्टार्ट करेंगे। तो अभी खत्म ही है, बस दो तीन पेज और बचे होंगे, ये फिनिश है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बॉइलिंग पॉइंट वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एरोमेटाइडेशन वाली रिएक्शन पूछी जाती है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो कल इसको वाइंड अप करके क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तब तक और बाकी जो इनऑर्गेनिक का कंटेंट है आपके पास, जो भी हाइपोएलस एसिड है, ऑक्सीजन ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीजन ऑफ सल्फर, या डी ब्लॉक की रिएक्शंस दी हैं, पी ब्लॉक की रिएक्शंस दी थी, वो सब आप रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है? तो बार बार करने से क्या होगा, एग्जाम टाइम उनकी टेंशन नहीं होगी, बाकी चीजों अदर चीजों पर फोकस कर सकेंगे। ठीक है, इतना करो आप कल शाम तक।